हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। इस वीडियो में गुप्ता एंड गुप्ता के इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक डिटेल में कंसेप्ट्स के साथ डिस्कस करूंगा, जो कि आपको अपकमिंग एग्जाम्स में बहुत हेल्पफुल होगा। सो मेरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अ फोर्स P ऑफ 50 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड दिया है, और एक दूसरी फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड Q है और उसका मैग्नीट्यूड अननोन है, और they are acting at 90 degree to each other and they are balanced by a force of 130 Newton. The magnitude of Q is। तो यहां पर थोड़ा सा ब्रीफ में कंसेप्ट समझ लेते हैं कि जब कोई हमारी दो फोर्सेस हैं, कोई भी फोर्स को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से हम डिनोट करते हैं, बिकॉज इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। तो सपोज अगर हम दो फोर्सेस मान लें, यहां पर एक फोर्स P है जिसका डायरेक्शन हमारा OA है, और OB हमारा दूसरा डायरेक्शन ऑफ फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो Q है, जो इक्विवेलेंट टू OB लेंथ है। तो अगर ऐसी कोई दो फोर्सेस हैं जिनको हम दो एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम की तरह हम अरेंज कर सकते हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा R, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो OC है, OC इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो वी कैन अप्लाई द थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम, जिसके अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट है सिस्टम ऑफ फोर्सेस का मे बी डिफाइंड एज द सिंगल फोर्स विच हैज द सेम अफेक्ट एज सिस्टम ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। तो किसी भी बॉडी में अगर हमारी फोर्सेस जो एक्ट कर रही हैं, तो जो हमारी रिजल्टेंट फोर्स होगी वो सेम इफेक्ट देगी जो हमारी दो फोर्सेस दे रही थी। तो इसका यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि जो पी क्यू फोर्सेस है, दे आर बैलेंस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 130 न्यूटन। इसका मतलब जो पी और क्यू फोर्स है उसका जो रिजल्टेंट है आर, विच इज गिवन एज 130 न्यूटन, उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, इट इज बैलेंस्ड बाय द पी एंड क्यू फोर्सेस। इसका मतलब ये पी क्यू का रिजल्टेंट फोर्स है। तो थ्योरम ऑफ पैरेललोग्राम से जब हम ज्योमेट्रिकली निकालते हैं कि हमारा रिजल्टेंट क्या होगा बाय ज्योमेट्री ऑफ पैरेललोग्राम, तो हमारा जो रिजल्टेंट मिलेगा हमें, दैट विल बी गिवन एज पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस एल्फा। कॉस एल्फा जो आपको दिख रहा है, ये हमारे दो जो फोर्सेस हैं पी क्यू, इनके बीच का एंगल है। ठीक है, तो अब यहां पर पी फोर्स दी है हमारी 50 न्यूटन, क्यू फोर्स हमारी अननोन है, और दोनों के बीच में दिया है कि जिस एंगल पर वो एक्ट कर रही हैं दैट इज 90 डिग्री। इट मीन्स अगर हम एक्चुअली देखें प्रॉब्लम के हिसाब से, तो फोर्सेस हमारी P ये है और हमारी Q फोर्स ये है, दोनों के बीच में एंगल हमारा 90 डिग्री है, और उनका रिजल्टेंट कुछ R है जिसका मैग्नीट्यूड हमारा 130 न्यूटन दिया हुआ है, जो कि P Q फोर्सेस को बैलेंस कर रहा है। तो R की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 50 स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज कॉस 90 की वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। तो क्यू की वैल्यू यहां पर आपकी निकल के आएगी 130 स्क्वायर माइनस 50 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 120 न्यूटन। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा उसका जो पी फोर्स के साथ जो इंक्लिनेशन होगा, ठीक है, जिसे हम बोलेंगे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। अगर इस प्रॉब्लम में आपसे डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट पूछा जाता, तो दैट इज गिवन बाई tan थीटा इज इक्वल टू जो हमारा CD है अपॉन बेस विच इज AD, जो कि यहां पे मैंने ये AD बेस है और ये हमारा, तो ये हमारा एंगल अल्फा है, और हमारा थीटा जो होगा दैट इज AD नॉट AD, इट्स OD विच इज इक्वल टू OA प्लस AD। तो अब ज्योमेट्रिकली इसको लिखोगे फोर्सेस और उनके मैग्नीट्यूड के टर्म्स में, तो दैट विल बी गिवन बाय Q साइन अल्फा अपॉन P बाई Q कॉस अल्फा। आपको इसको फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप कभी भी इसको डायग्राम से ड्रॉ करके निकाल सकते हो। तो यहां पर हमारा दिया है कि जो अल्फा है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब जो हमारा tan थीटा होगा वो Q साइन 90 1 हो जाएगा अपॉन Q कॉस 90 0 हो जाएगा। तो Q अपॉन P जो होगा वो हो जाएगा 120 हमारा न्यूटन क्यू फोर्स है, और P फोर्स हमारी 50 न्यूटन है। तो जो इंक्लिनेशन होगा दैट विल बी गिवन बाई थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स
12/5। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी हमारी कोप्लैनर फोर्सेस हमारी किसी बॉडी पे एक्ट कर रही हैं, तो अगर हम उनको दो एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये थ्योरम हमारा अप्लीकेबल होगा। तो इस तरह आप कोई भी प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आती है तो आप कर सकते हो। उसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज द सेम मैग्नीट्यूड। दो फोर्सेस हैं जिनका जो रिजल्टेंट है मान लेते हैं आर है, और जो वो फोर्सेस हैं वो हमारी क्यू, पी एंड क्यू हैं, जिनका मैग्नीट्यूड हमारा सेम है। मींस आर का मैग्नीट्यूड पी के बराबर है और पी का मैग्नीट्यूड क्यू के बराबर है। ठीक है, उस केस में हमारा एंगल बिटवीन टू फोर्सेस पूछ रहा है। तो अगर हमारी फोर्स पी है, ये फोर्स हमारी क्यू है, और ये हमारी फोर्स रिजल्टेंट है आर, इन तीनों का मैग्नीट्यूड को प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि बराबर है। तो हमारा रिजल्टेंट आपको पता है, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq कॉस अल्फा है। आप यहाँ पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस अल्फा। तो आपकी वैल्यू जो मिलेगी दैट विल बी गिवन बाई, ये हमारा स्क्वायर रूट में है, तो यू विल गेट 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1 प्लस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, एंड कॉस अल्फा विल बी गिवन बाई -1/2, एंड कॉस अल्फा को आप लिख सकते हो साइन 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू -1/2, और -1/2 जो होती है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका मतलब साइन साइन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यू विल गेट 90 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री माइनस में, यू विल गेट अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंसेप्ट जब कन्वर्जन करते हैं थीटा का और अल्फा का कॉस साइन के टर्म्स में, ये बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं जो आपने पढ़े होंगे। सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा एक रॉड है ए बी, जिस पर हमारे 3 लोड्स एक्ट कर रहे हैं अलग अलग मैग्नीट्यूड के, 30 न्यूटन, 70 न्यूटन एंड 100 न्यूटन, और उनकी डिस्टेंसेस दी हैं एक पॉइंट ए से, कॉमन पॉइंट है ये, और हमें बोला गया है कि वेट, रॉड का वेट आपको नेग्लेक्ट करना है, और द पॉइंट एट विच द रॉड विल बैलेंस। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं एक थ्योरम डिस्कस कर लेता हूं, जिसे वेरिग्नॉन्स थ्योरम या प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स कहते हैं। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो किसी भी फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है किसी भी पॉइंट के अबाउट, दैट विल बी इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। अगर इसको और सिंप्लीफाई करें तो जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स है वो ये स्टेट करता है कि जितनी भी हमारी फोर्सेस किसी भी बॉडी पर किसी पॉइंट के अबाउट एक्ट कर रही हैं, उनका जो रिजल्टेंट का मोमेंट होगा वो उन सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम होगा अबाउट द सेम पॉइंट। तो इस प्रिंसिपल का यूज करते हुए यहां पे डायग्राम हम देखते हैं कि एक रॉड है हमारे पास जिस पर हमारी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं 30 न्यूटन, 70 न्यूटन, 100 न्यूटन। तो ये हमारी जो फोर्स सिस्टम है, दिस इज पैरेलल लाइक फोर्स सिस्टम। लाइक फोर्स सिस्टम मीन्स इनका जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन है वो सेम है, और ये पैरेलल फोर्सेस हैं, और इनकी दूरी एक पॉइंट मान लेते हैं ए से दी हुई है। इसकी जो दूरी है 30 न्यूटन की, दैट इज गिवन एज 20 mm। जो 70 न्यूटन की दूरी है ए के अबाउट, ए से 90 mm है, और ए से जो लास्ट हमारा लोड है दैट इज 150 mm। तो यहां पर पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर हमारा ये लोड सिस्टम जो होगा वो बैलेंस्ड होगा। तो इसका मतलब है जो हमारा रिजल्टेंट होगा, सपोज मान लेते हैं वो आर है, वो एक्स बार दूरी पर एक्ट करेगा, तो इस रिजल्टेंट का जो मोमेंट होगा इस पॉइंट के अबाउट,
विच इज गिवन बाई आर एक्स बार, वो इन सारे फोर्सेस का ए के अबाउट जो मोमेंट होगा उनका समीशन होगा। ये हमारा वेरिग्नॉन्स थ्योरम सजेस्ट करता है फॉर द मोमेंट इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी एंड द फोर्सेस। तो 30 इंटू 20, बिकॉज यहाँ पे सारी लाइक फोर्सेस हैं, डायरेक्शन सेम है, तो सारा प्लस में आप ले सकते हो, सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं सारी फोर्सेस, इंटू 90 प्लस 100 इंटू 150। और आर हमारा क्या होगा, यहाँ पे वर्टिकल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट आप यूज करोगे तो सिग्मा एफ वाई जो होगा वो 0 होगा। तो जो रिजल्टेंट होगा इन सभी फोर्सेस का दैट विल बी इक्वल टू 30 प्लस 70 प्लस 100। तो आप इनको ऐड करोगे तो यू विल गेट 200 न्यूटन एज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स सिस्टम। तो यहाँ पर आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 200 न्यूटन, तो दिस विल बी गिवन बाई 21900 डिवाइडेड बाई 200। इसको आप सॉल्व करोगे तो 109.5 mm हमारा जो मैग्नीट्यूड ऑफ जो रिजल्टेंट है वो इतनी दूरी पर एक्ट करेगा, तो हमारा मोमेंट इक्विलिब्रियम होगा सारी फोर्सेस का इस सिस्टम में। तो ये सिस्टम ऑफ फोर्सेस है, इनके इक्विलिब्रियम के लिए हमारा जो रिजल्टेंट है हमें बैलेंस करने के लिए उसको 109.5 mm ए पर एक आर फोर्स लगानी पड़ेगी, तभी ये हमारा जो सिस्टम है वो इस इक्विलिब्रियम में रहेगा और बैलेंस्ड रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो इस तरह के कोई भी फोर्स सिस्टम में आपको पूछता है तो आपको ये थ्योरम का इस यूज करना है। वो लाइक अनलाइक फोर्सेस दोनों में यूज कर सकते हैं, और अगर हमारी ये पैरेलल फोर्सेस भी नहीं है, नॉन पैरेलल फोर्स है, तब भी ये थ्योरम हमारा अप्लीकेबल है, ये आपको ध्यान रखना है। तो उसके आपके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करके ए के अबाउट मोमेंट लेना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल्स बिटवीन द टू फोर्सेस टू मेक देयर रिजल्टेंट अ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है कि दो फोर्सेस हैं, उसके रिजल्टेंट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए उन दोनों फोर्सेस के बीच में हमारा क्या एंगल होगा। मींस अगर हमारा P और Q फोर्सेस हैं तो इसका जो रिजल्टेंट है इसके मैक्सिमम और मिनिमम कंडीशन के लिए जो हमारा इन दोनों के बीच में अल्फा एंगल है वो क्या हो सकता है। तो जो रिजल्टेंट है पैरेललोग्राम थ्योरम में आपने डिस्कस किया था, जैसे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। इट मीन्स जो आर है इट्स अ फंक्शन ऑफ कॉस अल्फा। ठीक है, तो आर के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमारा जो कॉस अल्फा है वो मैक्सिमम और मिनिमम होगा। तो मैक्सिमम मिनिमा के लिए हमें कॉस अल्फा का ग्राफ देखना होगा, आपने सभी ने पढ़ा होगा। सो यहां पर मैंने ग्राफ दिखाया हुआ है कि जो फंक्शन है, जो कॉस अल्फा का मैग्नीट्यूड है वो वाई एक्सिस पर दिखाया हुआ है, जैसे कि कॉस 0 की जो वैल्यू है वो 1 है, विच इज अ मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक साइनोसॉइडल वेव के फॉर्म में आपको दिख रहा है। तो जो कोसाइन फंक्शन है हमारा उसका ग्राफ ये है और ये साइन फंक्शन का ग्राफ है। तो हमें कॉस का फंक्शन देखना है। तो कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं वो ये हैं, दीज आर द मैक्सिमम वैल्यूज, और जो हमारी निगेटिव वैल्यूज हैं, मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यूज हैं वो हमारी निगेटिव वैल्यूज हैं जो कि यहां पर एक्ट कर रही हैं। तो अगर आप देखोगे कि मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आपको 0 डिग्री, उसके बाद आपकी 2 पाई डिग्री यानी 180 यानी 360 डिग्री पर आपको मिल रही है, और मिनिमम वैल्यूज जो हैं आपको सबसे पहली जो मिनिमम वैल्यू मिल रही है वो हमारी पाई पर मिल रही है, उसके बाद हमारी दूसरी मिनिमम वैल्यू 3 पाई पे मिल रही है। तो इस तरह आपको फर्दर आप देख सकते हो, इट विल कैरी ऑन सेम पैटर्न। तो अब पहला इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमारी जो मिनिमम, पहले हमारी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो मिनिमम वैल्यू तब होगी जब हमारा अल्फा एंगल है वो हमारा 180 डिग्री होगा, और मैक्सिमम पहली वैल्यू जो होगी जब हमारा अल्फा जो होगा वो 0 डिग्री होगा। तो हमारा जो करेक्ट सेट बनेगा मिनिमम और मैक्सिमम के लिए वो 180 डिग्री और 0 डिग्री का मिलेगा। दूसरा सेट जो मिलेगा हमारा 540 डिग्री 360 डिग्री पे मिलेगा। इस तरह सेम पैटर्न पे हमारी वैल्यूज रिपीट होंगी मैक्सिमम मिनिमा की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जनरल कंसेप्ट है, किसी भी फंक्शन के कोसाइन या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के
मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू देखने के लिए। इसी तरह आप साइन की वैल्यूज भी देख सकते हो, अगर यहाँ पे साइन का फंक्शन होता उसके अकॉर्डिंग आप इस ग्राफ से मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते थे। तो जो एंगल्स बिटवीन टू फोर्सेज टू मेक देयर रिजल्टेंट अ मिनिमम एंड मैक्सिमम रेस्पेक्टिवली आर 180 डिग्री एंड 0 डिग्री। उसके बाद व्हेन टू फोर्सेज ईच इक्वल टू पी, मीन्स दो फोर्सेज हैं जिनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा पी के बराबर है, ठीक है, और दे आर एक्टिंग एट 90 डिग्री टू ईच अदर, मीन्स जो उनके बीच का जो एंगल अल्फा है वो 90 डिग्री है, देन द रिजल्टेंट विल बी, तो रिजल्टेंट आपने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किया था 2pq cos अल्फा हो जाएगा। cos अल्फा की वैल्यू हमारी 90 डिग्री रखोगे तो अल्फा की वैल्यू 90 डिग्री पे हमारी वैल्यू 0 हो जाएगी, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, तो इट विल बी गिवन बाई 2p स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो विल गेट √2p एज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके और अगर इसमें डायरेक्शन पूछता कि हमारा जो रिजल्टेंट का डायरेक्शन है, अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए तो रिजल्टेंट हमारा थीटा होगा, एंड tan थीटा इज गिवन बाई, अगर आप मैग्नीट्यूड के टर्म्स में अरेंज करोगे p बाई p, बिकॉज यहाँ पे दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो वी कैन डायरेक्टली यूज p बाई p, तो हमारा जो थीटा आ जाएगा वो 45 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी क्यू इज आर, ठीक है, दो फोर्सेस हैं जिनका जो रिजल्टेंट है हमारा वो आर है। इफ क्यू इज डबल्ड, अब एक दूसरा फोर्स सिस्टम है, ये फोर्स सिस्टम 1 है, एक दूसरा फोर्स सिस्टम है जिसमें हमारा पी फोर्स तो सेम मैग्नीट्यूड की है, बट क्यू फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारी डबल कर दी गई है, एंड दिस इज 2q। और उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट है वो मान लेते हैं s है, दैट इज परपेंडिकुलर टू p। तो यहां पर दिया हुआ है कि जो हमारा रिजल्टेंट है s वो हमारा p के परपेंडिकुलर हो जाएगा जब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो q का 2q कर दिया गया। तो इसको मैं देख लेता हूं, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन इसका प्रोवाइड किया हुआ है कि पहले के फोर्स सिस्टम 1 में जो हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos अल्फा होगा, दोनों के बीच में हमारा अल्फा एंगल है, और जो tan थीटा है दैट इज गिवन बाय q sin अल्फा अपॉन p प्लस q cos अल्फा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन r एंड p, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। जो रिजल्टेंट का इंक्लिनेशन है p के साथ, ठीक है, यहाँ पे दिखाया हूं मैंने। तो यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट है इसका जो एंगल है वो थीटा है, एंड दिस एंगल इज अल्फा। तो जो tan थीटा है उसकी वैल्यू ये है, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में भी डिस्कस किया था सेम। तो q sin अल्फा प्लस पी क्यू प्लस क्यू साइन अल्फा। अब हमारा दिया है कि जो ये थीटा की वैल्यू है, जब q को डबल कर देते हैं तो थीटा की वैल्यू हमारी 90 हो जाती है। तो tan 90 इज इक्वल टू, यहाँ q की वैल्यू आपकी 2q हो जाएगी। दूसरा, ये हमारा दूसरा फोर्स सिस्टम है, ये पहला फोर्स सिस्टम था, 2q साइन अल्फा प्लस p प्लस यहाँ पर 2q साइन थीटा, साइन अल्फा सॉरी। tan 90 की जो वैल्यू होती है दिस इज इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी होने के लिए आपकी जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू को आपको 0 रखना पड़ेगा। जब ये 0 होगा तो p प्लस 2q साइन अल्फा सॉरी, ये दिस इज नॉट साइन अल्फा, दिस इज कॉस अल्फा। ऊपर हमारा साइन रहता है, नीचे q के साथ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट q cos अल्फा होगा। तो p प्लस q cos अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आप इसको अरेंज करोगे तो यू विल गेट cos अल्फा इज इक्वल टू माइनस p बाई 2q। अब माइनस p बाई 2q को आप जो फर्स्ट फोर्स सिस्टम की जो इक्वेशन थी आप यहाँ cos अल्फा में रखोगे तो आपको जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी गिवन एज आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस ऑफ 2p इंटू क्यू इंटू कॉस अल्फा इज माइनस p बाई 2q। ये प्लस में है तो q और 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर क्यू स्क्वायर और माइनस पी स्क्वायर। तो माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और आर और क्यू मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल आ जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा इस प्रॉब्लम के लिए। तो
तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे दो अलग अलग फोर्स सिस्टम्स की बात कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने समझाया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लैमीज थ्योरी 3 कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग एट अ पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब है कि जो कोप्लानर फोर्सेस हैं वो, उसका मतलब है कि वो एक सेम प्लेन में एक्ट कर रही हैं एंड दे आर एक्टिंग ऑल्सो एट अ पॉइंट, इट मीन्स दे आर कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस, जो कि एक कॉमन पॉइंट से पास होके जा रही हैं। ठीक है, तो और हमारी जो फोर्सेस हैं पी क्यू आर फोर्सेस हैं, और अल्फा बीटा गामा दे आर द एंगल्स बिटवीन रेस्पेक्टिव फोर्सेस। तो लैमीज थ्योरम ये सजेस्ट करता है कि किसी भी बॉडी के किसी भी पार्टिकल पर अगर फोर्सेस लग रही हैं 3 फोर्सेस, तो लैमीज थ्योरम इज ऑल अबाउट 3 फोर्सेस। ठीक है, तो अगर 3 फोर्सेस किसी पार्टिकल पर एक्ट कर रही हैं उस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए, तो जो एवरी फोर्स होगा दैट इज proportional to, means F2 is directly proportional to sine of angle between the other 2 forces. It means कि जो F2 फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ जो उसके अपोजिट 2 फोर्सेस हैं उनके बीच के जो एंगल है उसके प्रोपोर्शनल होगा, दैट इज साइन बीटा। इसी तरह अगर F3 देखेंगे आप, तो F3 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा। अगर आप F1 देखेंगे तो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ अल्फा। तो ये हमारा लैमीज थ्योरम है। तो अगर इन तीनों फोर्सेस को इक्विलिब्रियम में होने के लिए दे शुड फॉलो अ सिस्टम ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, बिकॉज 3 फोर्सेस हैं, तो इनको वेक्टर फॉर्म में अगर एक ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज करेंगे तो हमारा जो लैमीज थ्योरम की इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। और ये कैसे निकाली गई है ये मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि जो हमारा ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस, उस पे जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा जीरो इक्विलिब्रियम के लिए वी अप्लाई द साइन रूल ऑन द ट्राइंगल। तो जो फॉर ट्राइंगल ABC जो ऊपर दिखाया हुआ है ये हमारी F1 फोर्स, ये F2 फोर्स और F3 फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट O। तो एंगल हमारे ये तीनों एंगल हो जाएंगे, और साइन रूल से हमारा F1 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस अल्फा, F2 अपॉन साइन 180 डिग्री माइनस बीटा, और F3 अपॉन साइन 180 माइनस गामा से आप जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ये रिलेशन मिलेगी, एंड दिस इज प्रोपोर्शनल टू अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, तो इस तरह की इस लैमीज थ्योरम के बेसिस पर आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल्स मिलते हैं, तो आपको ये इक्वेशंस दिमाग में रखनी है। बस अल्फा बीटा गामा निकालते हुए आपको ध्यान रखना है कि जो फोर्स आप कंसीडर कर रहे हो उनके अपोजिट जो 2 फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एंगल फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको साइन वैल्यू लेनी है उसकी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर कोप्लानर कॉनकरेंट फोर्सेस। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज रिगार्डिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर फ्रॉम द डायमीटर इज। तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है जो हमारा सेंट्रॉइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है बॉडी इन अ बॉडी ऑफ मैटर जहां पर हमारा जो टोटल वेट ऑफ बॉडी है दैट इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो किसी भी बॉडी का अगर आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो उसके लिए कंसेप्ट दिया फर्स्ट मोमेंट थ्योरम, जिसके अकॉर्डिंग हम सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया कैलकुलेट करते हैं। सपोज ये हमारा एक बॉडी है जिसका सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन 0,0 x बार और y बार हैं, इस पॉइंट के अबाउट इस टोटल बॉडी का वेट एक्ट कर रहा है। तो जो मोमेंट फर्स्ट मोमेंट है इस बॉडी का वेट जो यहां पर कंसंट्रेटेड है WX बार, और अगर कोई एक एलिमेंट हम ले लें जिसका एरिया DA है और इसका जो वेट है DW है, इसका जो मोमेंट होगा उसका पूरी बॉडी के लिए आप इंटीग्रेट करोगे आफ्टर टेकिंग मोमेंट अबाउट सेम वर्टिकल एक्सिस। तो XW हमारा मोमेंट ऑफ वेट होगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको x बार W मिल जाएगा। तो अगर तो सेंट्रॉइड के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के दैट विल बी गिवन बाई XDA
अपॉन एरिया, एंड वेयर दिस इंटीग्रेशन इज द फर्स्ट मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, और जब वाई कोऑर्डिनेट निकालोगे आप तो वी हैव टू टेक द मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट कि हम किसी भी बॉडी का जो सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया कैसे निकालते हैं। इसी तरह सेंट्रॉइड ऑफ लाइन भी आप निकाल सकते हो, वहाँ पे वेट जो आप लोगे लाइन एलिमेंट लोगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर सेमी सर्कल का पूछा गया है, तो यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। यहाँ पर एक सेमी सर्कल आप लोगे तो जिस भी बॉडी में हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री होगा, यहाँ पर एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो है बॉडी हमारी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, तो जो हमारा सेंट्रॉइड होगा वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा, ठीक है। तो जो हमारा वाई ऑर्डिनेट होगा हमें वो निकालना है। एक्स ऑर्डिनेट हमारा सेंटर पे होगा, दिस 0,0, एंड जो वाई ऑर्डिनेट होगा फ्रॉम द डायमीटर, दिस इज द डायमीटर। तो यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट जो होगा सेंट्रॉइड का, दैट इज टेकन एज वाई डी ए सिग्मा डी ए इंटीग्रेशन। तो इस ये हो जाएगा टोटल एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज गिवन बाई पाई आर स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे वाई डी ए आप कोई भी एक एलिमेंट लोगे एक्स दूरी पर डी एक्स, और जिसकी हाइट जो है हमारी वाई है, तो हमारा इस टोटल एलिमेंट का एरिया जो होगा वो वाई डी एक्स होगा। तो वाई डी एक्स को स्मॉल डी ए में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यहाँ पे वाई डी एक्स रखा हुआ है, सब्स्टिट्यूट किया, एंड वाई जो एलिमेंट है उसका जो ये एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है, तो उसका जो दूरी है दैट इज टेकन एज वाई बाई 2, एंड 0 से लेके आप इंटीग्रेट करोगे इसको 0 से r तक, और दोनों साइड आपको करना है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, बिकॉज टोटल कंप्लीट एरिया को आपको इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर हाफ एरिया लिया इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया और सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की गई, तो आपको जो y बार मिल रहा है वो 4r/3π मिल रहा है। मीन्स हमारा डायमीटर से जो सेंट्रॉइड है, मीन्स टोटल वेट ऑफ द बॉडी जो है सेमी सर्कल की, ये हमारा इस पॉइंट के अबाउट इज अज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड विच इज टेकन एज 4r/3π। तो कुछ फैक्ट्स मैंने लिखे हैं। किसी बॉडी का जो सेंट्रॉइड होता है वो उस ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिक सेंटर होता है। तो जो सेंट्रॉइड कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ओनली। जो सेंट्रॉइड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास को तभी कोइंसाइड करता है जब हमारा जो मटेरियल है वो होमोजीनियस, इट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है सारे डायरेक्शंस में हमारी सेम है, और जो डेंसिटी है एंड स्पेसिफिक वेट है दैट इज कांस्टेंट थ्रू जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है, एक्चुअली डेंसिटी एंड स्पेसिफिक वेट वो हमारी थ्रू आउट द बॉडी कांस्टेंट है। एंड इन इफ एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सिस ऑफ सिमेट्री देन द सेंट्रॉइड और ऑफ द ऑब्जेक्ट लाइज ऑन दैट एक्सिस, ठीक है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो सेंट्रॉइड है वो ऑब्जेक्ट के अंदर ही लोकेटेड हो, बाहर भी हो सकता है। द सेंटर ऑफ मास इज द मीन पोजीशन ऑफ मास इन एन ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ग्रेविटेशनल इफेक्ट को कंसीडर नहीं करते हैं। जब हमारी ग्रेविटी को कंसीडर करते हैं तो वेट का इफेक्ट आता है, एंड जहां पर वेट इज अज्यूम टू बी कंसेंट्रेटेड वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। फॉर मैनी ऑब्जेक्ट्स दीज 2 पॉइंट्स आर इन एग्जैक्टली द सेम प्लेस बट दे आर ओनली द सेम जब हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है जो जी है वो यूनिफॉर्म अक्रॉस द ऑब्जेक्ट है, और हमारी जो डेंसिटी है वो थ्रू आउट दी वेट कांस्टेंट है, थ्रू आउट दी क्रॉस सेक्शन जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसके अलोंग वो हमारी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, यहाँ डायमीटर से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछ रहा है और रेडियस r दिया है, तो इट इज टेकन एज 4r/3π। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस r फ्रॉम इट्स बेस मेजर्ड अलोंग अ वर्टिकल रेडियस। तो यहाँ पे मैंने कई सारे शेप्स के आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखाया हुआ है। यहाँ पर रेक्टेंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारा h/2 दूरी पर है। यहाँ पर ट्राइंगल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तीनों एंगल्स के एंगल ऑफ बाइसेक्टर्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। जो हमारा ट्रेपेजॉइड है उसमें जो हमारी लॉन्गर बेस है वहां से h/3b+2a 2 टाइम्स आपको अपोजिट स्मॉलर साइड का लेना है, और जो हमारी सेमी सर्कल है उसका 4r/3π पे होता है। इसकी मैं कैलकुलेशंस पर नहीं जा रहा हूं। ये हमारा एक सेक्टर है। सेक्टर की ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि किसी भी सेक्टर जिसका जो एंगल है वर्टिकल एक्सिस के साथ वो अल्फा है, तो जो उसकी दूरी है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेक्टर 2/3r sin अल्फा अपॉन अल्फा, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। एंड दिस इज द हेमीस्फेयर।
हेमिस्फीयर इज, ये हमारा पूरा हेमिस्फीयर है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, दिस इज 3D ऑब्जेक्ट। अगर इसका हम आधा कर दें तो ये सेमी हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन में सेमी हेमिस्फीयर बोल रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे सेमी हेमिस्फीयर लिया है। इसकी जो दूरी है सेंट्रोइडल एक्सिस है, जो हमारा वेट ऑफ द बॉडी है हेमिस्फीयर का, दैट इज कंसंट्रेटेड अबाउट 3r/8 फ्रॉम द डायमीटर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। और जो कोन है, कोन में हमारा जो वर्टिकल एक्सिस से पे दूरी है h/4 है फ्रॉम द बॉटम डायमीटर ऑफ द कोन। आप इस इक्वेशन को याद रख सकते हो कि किसी भी स्फीयर के क्रॉस सेक्शन के लिए आप उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हो। तो अगर हमने यहां से सेक्शन एक कट किया स्फीयर का, तो जो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है फ्रॉम दी डायमेट्रिकल एक्सिस ऑफ द स्फीयर, वो 3/r 2r - h का होल स्क्वायर 3r - h। तो यहां पर क्वेश्चन में सेमी हेमिस्फीयर दिया है, तो सेमी हेमिस्फीयर के लिए आपको स्फीयर को यहाँ इस सेक्शन के अबाउट कट करना होगा। तो h की जो वैल्यू होगी वो हमारी रेडियस के बराबर होगी। तो आप यहाँ h = r सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट 2r - r का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3r - r। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3r/8। तो यहाँ पर जो सेंट्रोइडल एक्सिस होगा हेमिस्फीयर के लिए, दैट विल बी 3r/8 अबव दिस डायमीटर ऑफ द स्फीयर। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है। इस तरह के क्वेश्चंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो 3r/8 होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्कुलर सेक्शन ऑफ रेडियस r इज कट आउट ऑफ अ यूनिफॉर्म रेडियस r। जो डिस्क का रेडियस है वो r है और उसका जो रेडियस है इट्स अ यूनिफॉर्म डिस्क, मींस थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन जो ज्योमेट्रिकल शेप है उसका डायमीटर जो है वो रेडियस जो है वो यूनिफॉर्म है, मींस इट्स अ रेगुलर बॉडी। एंड द सेंटर ऑफ होल बीइंग r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ओरिजिनल डिस्क। तो अगर इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको जो क्वेश्चन में बोल रहा है, सबसे पहले एक हमारी यूनिफॉर्म डिस्क है। डिस्क इज अ 2-डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको 2D में लेना है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप ले सकते हो x एंड y, जिसका जो रेडियस है दैट इज यूनिफॉर्म r, ठीक है। और इस पर एक हमारा सर्कल कट किया जा रहा है जिसका रेडियस जो है वो r है। दिस इज हैज बीन एक्सट्रैक्टेड, इसको काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। तो इसके जो बचा हुआ शेप है हमारा, उसके लिए हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा ये हमें निकालना है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट्स के लिए सबसे पहले आप जितने भी आपके एलिमेंट्स बन रहे हों आप उनको लिख लीजिए। कंपोनेंट्स, जो भी आपका शेप है रेगुलर या इरेगुलर, उसका एरिया और एक रेफरेंस पॉइंट से जो उसकी सेंट्रॉइड की दूरी है इंडिविजुअल एलिमेंट्स की। तो पहला कंपोनेंट जो है यहाँ पे ओरिजिनल सर्कल है, ये मान लेते हैं सेंटर O1 है और इसका सेंटर O2 है, और ये दिया है कि इसका सेंटर ओरिजिनल डिस्क के सेंटर से R है। ये प्रॉब्लम में r/2 है, इट्स r/2 इट्स गिवन। तो जो ओरिजिनल सर्कल है, जो ओरिजिनल डिस्क है जिसका सेंटर O1 है, उसका एरिया आपका क्या हो जाएगा πr²। ये कंप्लीट एरिया है और इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो हमारी सेंटर पे होगी, विच इज 0,0 मान लो आप। तो यहां से बिकॉज इज ओरिजिन, तो इसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की दूरी है वो 0 हो जाएगी। दूसरा जो हमारा एलिमेंट है इस, दैट इज दिस सर्कल, जो मैंने शेडेड सर्कल दिखाया हुआ है ऑफ रेडियस r, स्मॉल r रेडियस है इसका, और उसका सेंटर ऑफ जो सर्कल है उसका जो सेंटर है O2 है, तो इसका रेडियस πr² है। बट यहां पर क्योंकि ये कट करके हमारा ये होल क्रिएट किया जा रहा है, इट मीन्स वी आर रिड्यूसिंग द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस लोकेशन। हम मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा जब किसी भी मटेरियल से आप मास या वेट कम कर दोगे कट करके, तो ऑटोमेटिकली उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या नई लोकेशन होगी आपको निकालना है, तो इस होल को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। तो इस वजह से इस एरिया
बिकॉज हम 2 डायमेंशन में ले रहे हैं, तो यूनिट विड्थ मानते हुए, जो हमारा मटेरियल की डेंसिटी यूनिफॉर्म मानते हुए जो हमारा एरिया होगा, एक्चुअली वॉल्यूम कम हो जा रहा है वेट के करस्पॉन्डिंग, बट यूनिट विड्थ माना, इसलिए हम एरिया का ही कंसेप्ट यहाँ यूज कर रहे हैं सेंट्रॉइड के केस में। तो ये एरिया आपको माइनस में रखना है बिकॉज ये एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। और इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है विच इज सेंटर O2, इस सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो CG ये है, और इसकी दूरी जो है हमारी इस ओरिजिन पॉइंट से, दैट इज गिवन एज R/2। ठीक है, तो जो हमारा नेट एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे कोई शिफ्ट नहीं होगा, वर्टिकल एक्सिस पे सेंट्रॉइड, तो जो हमारा एक्स एक्सिस में सेंट्रॉइड होगा, नेट सेंट्रॉइड, दैट इज गिवन बाई सिग्मा XCA अपॉन टोटल जो हमारा एरिया है। तो दिस इज द समीशन ऑफ सिग्मा A, जो कि आपको मिलेगा πr² माइनस ऑफ πr²। ये माइनस का साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि ये मटेरियल हमारा एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है, तो हमारा मटेरियल का वेट कम हो गया है, विच इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एरिया। और XC की जो वैल्यू है वो R/2 है, इसके लिए 0 है। तो यहाँ प्रोडक्ट लेना है आपको, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आपका πr² 0 हो जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा माइनस πr² इंटू R/2 होगा, डिवाइडेड बाई समीशन जो होगा πr² माइनस πr², पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका जो नेट दूरी आएगी दैट इज गिवन बाई R² माइनस में अपॉन R² माइनस R², और ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका जिधर से एरिया कट किया गया है उसके अपोजिट साइड हमारा शिफ्ट हो गया है CG, जो नया CG एरिया का है, जिस साइड से आपने मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया उसके अपोजिट साइड, उसके लेफ्ट साइड से हमारा सेंट्रॉइड शिफ्ट हो गया। और हमने जो ओरिजिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी था वो सेंटर था, सेंटर ऑफ द ओरिजिनल यूनिफॉर्म डिस्क। तो इसका मतलब कि ये दूरी जो होगी हमारी, जो शिफ्ट होगा, ये शिफ्ट की दूरी जो होगी R² अपॉन 2 R² माइनस R² होगी। तो अगर आप ऑप्शंस यहाँ पे मैच देखोगे तो R² अपॉन 2 R² माइनस R² फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क, जो हमारी ओरिजिनल यूनिफॉर्म डिस्क थी वहां से हम मेजर कर रहे थे, एंड इट विल मूव अवे फ्रॉम द होल, बिकॉज आप जब मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर लोगे तो ऑटोमेटिकली जिधर मास कंसंट्रेटेड है, वेट कंसंट्रेटेड है, वो अपोजिट साइड होगा, तो इट विल बी अवे फ्रॉम दी होल जो आपने कैविटी बना दी। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस तरह की वीडियोस मैं फर्दर बनाता रहूंगा। थैंक यू।